सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने डेंगू फीवर की जनरल मैनेजमेंट देखी है। अभी हम लोग डेंगू फीवर की जरा सा ग्रेडिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने डेंगू फीवर में फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेंगू फीवर है ना, उसकी कैटेगरी ग्रेडिंग जो है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, ये ग्रेडिंग के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट किया है फ्रेंड्स वहाँ पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के पेशेंट के हिसाब से भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को जरा सा वहाँ पे ग्रेडिंग वगैरह पता रहने जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ग्रेडिंग ग्रेड 1 डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड 1 की जरा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या क्या करना चाहिए जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, जिसके फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले भी देखा कि पेशेंट को कैसा है, पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली। ये मॉनिटर क्या क्या करना रहता है पेशेंट में, वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है क्या, ये सब चीजें वगैरह जरा सा देखनी चाहिए। इसलिए हम लोग डेली जरा सा पेशेंट को क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे डेली बेसिस पे पेशेंट को जो हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन है या फिर वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह है, ठीक है, उसके साथ साथ जो पेशेंट को टॉर्निकी टेस्ट वगैरह है, ये सब चीजें वगैरह पेशेंट को जरा सा एग्जामिनेशन में देखना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली। क्रिटिकल पीरियड फॉर मॉनिटरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम फेब्राइल टू अफेब्राइल स्टेज। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, हम लोगों ने जैसा थोड़ी देर पहले देखा कि क्रिटिकल पीरियड क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे डे 3 है ना पेशेंट का, डे 3 टू डे 7 ये क्रिटिकल फेज माना जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेशेंट को डे 3 से पेशेंट को फीवर वगैरह आना स्टार्ट होता है और वहाँ पे डे 7 के बाद पेशेंट को फीवर वगैरह धीरे धीरे कम होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिटिकल फेज क्या है, फेब्राइल टू अफेब्राइल फेज, ये पेशेंट को क्रिटिकल फेज माना जाता है ऐसे केसेस में। क्योंकि पहले 2 दिन क्या रहता है पेशेंट को मलेज वगैरह, मतलब वहाँ पे फटीग वगैरह, उसके साथ साथ हेडेक वगैरह, ये सब सिम्टम्स वगैरह पहले 2 दिनों में रहते हैं। बाद में तीसरे 2 दिनों से पेशेंट को क्या होता है, फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये फीवर फ्रेंड्स क्या होता है, 6 से 7 दिनों तक पेशेंट को फीवर वगैरह रहता है ऐसे केसेस में। इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे जो क्रिटिकल फेज है ना, यहाँ पे क्रिटिकल फेज डे 3 टू डे 7 ये क्रिटिकल फेज माना जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिटिकल पीरियड फॉर मॉनिटरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम फेब्राइल टू अफेब्राइल स्टेज विच यूजुअली ऑकर्स आफ्टर डे 3 ऑफ इलनेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे डे 3 के बाद में ये क्रिटिकल फेज माना जाता है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को प्रॉपर तरीके से पेशेंट को मॉनिटरिंग वगैरह करना जरूरी रहता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रेशन में पेशेंट को एक हाथ से हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से करना रहता है और पेशेंट को जरा सा मॉनिटरिंग करना रहता है कि पेशेंट क्रिटिकली मतलब वहाँ पे इल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को प्लेटलेट काउंट, हेमाटोक्राइट एस्टिमेशन आर एसेंशियल फॉर डेली बेसिस पे हम लोगों को जरा सा हेमाटोक्राइट और प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जरा सा हम लोगों को देखना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा हेमाटोक्राइट हम लोग जरा देख रहे हैं कि हेमाटोक्राइट देखना चाहिए, हेमाटोक्राइट देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हेमाटोक्राइट की जो नॉर्मल रेंज है ये भी हम लोगों को पता रहना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, यहाँ पे जरा सा हेमाटोक्राइट का जरा सा नॉर्मल रेंजेस वगैरह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे हेमाटोक्राइट है ना, हमारे ब्लड में सीबीसी से हम लोग ये पेशेंट को जब एडवाइस करते हैं, सीबीसी में क्या है, ये सीटी की वैल्यू रहती है फ्रेंड्स यहाँ पे कई बार। ठीक है, हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी जाती है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हेमाटोक्राइट मतलब एससीटी, हेमाटोक्राइट की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या रहती है फ्रेंड्स यहाँ पे 34 टू ये फ्रेंड्स वहाँ पे 53 वगैरह या फिर 55 वगैरह ये नॉर्मल रेंज पकड़ी जाती है। ठीक है, 34 टू 55 है नॉर्मल रेंज पाई जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। इनकेस देखो फ्रेंड्स वहाँ पे कई बार क्या होता है, हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो है सीबीसी वैल्यू में दिया नहीं रहता है, तो हम लोग जरा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट कैसे करना रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जरा सा कभी भी कैसा हम लोगों को जरा सा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन से भी हम लोग हेमाटोक्राइट वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो एसिटी की वैल्यू सीबीसी में नहीं दी है, तो हम लोगों को समझो हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू वगैरह निकालनी है या फिर वहाँ पे उसका एस्टिमेशन वगैरह देखना है, तो हम लोग एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे समझो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को इंटू 3 करना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को इंटू 3 करना, तो यहाँ पे एससीटी की वैल्यू आ जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो हीमोग्लोबिन की वैल्यू यहाँ पे 11 है, तो एससीटी की वैल्यू इंटू 3 करना। ठीक है, एससीटी कितना आ गया फिर वहाँ पे पेशेंट का जो 33 है, ये 33 पेशेंट का जो हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन जो है नॉर्मल आता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, 33 आया। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे कितना नॉर्मल रेंज कितना है एससीटी का 34 टू 55 नॉर्मल रेंज पाया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बार सीबीसी में वैल्यू वगैरह नहीं दी है, तो हम लोगों को हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के साथ साथ ही एससीटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालना, फिर हीमोग्लोबिन को मल्टीप्लाइड बाय 3 करना, तो यहाँ पे एससीटी की वैल्यू मतलब वहाँ पे हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू वगैरह निकलती है। इसलिए एज कम्पेयर एससीटी की वैल्यू आ जाती है। समझो यहाँ पे एससीटी की वैल्यू से हीमोग्लोबिन की वैल्यू निकालना है, तो एससीटी को क्या करना होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 करना, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन की वैल्यू आ जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये जरा सा देख लेना कि हीमोग्लोबिन से एससीटी की वैल्यू कैसे निकालना है और वहाँ पे एससीटी से हीमोग्लोबिन की वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, ये सब चीजें भी हम लोगों को पता रहना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में।
उसके साथ साथ हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ हम लोगों को प्लेटलेट के भी जरा सा डेली काउंट वगैरह देखना जरूरी रहता है ऐसे फेब्रुअरी फेज में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को प्लेटलेट काउंट है हेमेटोक्राइट जो एस्टिमेशन है आज एसेंशियल मतलब हमको डेली देखना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख, ठीक है। कहाँ कितना ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख यूजुअली प्रोसीड राइज इन हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब वहाँ पे समझो प्लेटलेट जो समझो 1 लाख से कम हो गए, ठीक है। ये समझो प्लेटलेट 1 लाख से कम हो गए तो फ्रेंड्स यहाँ पे एसयूटी मतलब वहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है। ये कैसे बढ़ जाता है जरा सा हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा है कि हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह प्लेटलेट कम होने की वजह से कैसे होते हैं, ये सब चीजें वगैरह हम लोगों ने देखा है। इसको जरा सा और एक बार जरा सा इवेल्युएट कर लेते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है डेंगू फीवर में वगैरह पेशेंट का जो कैपिलरी रहते हैं पेशेंट को कैपिलरी की फ्रैगिलिटी डिक्रीज होती है, मतलब वहाँ पे जो कैपिलरी की जो वॉल रहती है ब्रेक हो जाती है और वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह ओजिंग होना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेटलेट वगैरह क्या होता है वहाँ पे ओजिंग होना स्टार्ट होता है, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह हमारे ब्लड वेसल्स में से कैपिलरी में से प्लेटलेट वगैरह डिक्रीज हो जाती है, इसलिए प्लेटलेट काउंट वहाँ पे ब्लड में कम हो जाता है और वहाँ पे जो है रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पे जो ऐसा क्या होता है हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह जो है सोल्यूट पार्टिकल यहाँ से कैपिलरी में से ओजिंग हो रहा है, मतलब वहाँ पे बाहर जा रहा है तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो बचा रहता है आरबीसी बचे रहते हैं, यहाँ पे आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन फिर वहाँ पे बढ़ जाता है। सो इसलिए हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह यहाँ पे डेंगू फीवर में वगैरह बढ़ जाता है। इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा है प्लेटलेट काउंट कितना डिक्रीज हुआ है ये दोनों देखने के बाद हम लोग जरा सा देख सकते हैं कि पेशेंट को सीवियरिटी वगैरह कितनी है, इसलिए हम लोगों को दो वैल्यूज वगैरह अच्छी तरह से उसको इवेल्युएट करना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख यूजुअली प्रोसीड्स राइज इन हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब प्लेटलेट 1 लाख के कम हो जाते हैं तो वहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो हेमेटोक्राइट राइज इन मोर देन 20%, ठीक है। कितना राइज हेमेटोक्राइट कितने फ्रेंड्स वहाँ पे राइज इन मोर देन समझो 20% से हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोगों को इंट्रावेनस फ्लूइड वगैरह थेरेपी भी देनी पड़ती है। ये क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे अर्ली इंडिकेशन है कि हम लोगों को जैसा आईवी फ्लूइड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन कितना है हेमेटोक्राइट राइज इन मोर देन 20%, ठीक है। मतलब यहाँ पे एससीटी वैल्यू मोर देन 20% हो गई, समझो वहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन समझो वहाँ पे 60 वगैरह हो गया तो हम लोगों को जरा सा 60 या 70 के बीच में चला गया समझो तो इस केसेस में हम लोगों को जरा सा क्या हो रहा था फ्रेंड्स वहाँ पे हेमेटोक्राइट समझो वहाँ पे वैल्यू 60 टू 70 तक गई तो हम लोगों को जरा सा इंट्रावेनस फ्लूइड वगैरह देना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को हेमेटोक्राइट समझो मोर देन 20% से बढ़ गए तो हम लोगों का इंडिकेशन है कि टू नीड ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, हम लोगों को इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी जो है क्रिस्टलाइट्स वगैरह है सॉल्यूशन हम लोगों को जरा सा पेशेंट को देना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान में रखना कि समझो प्लेटलेट पेशेंट को समझो 1 लाख से कम आते हैं तो पेशेंट को अर्ली एज पॉसिबल पेशेंट को एडमिट करके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो उसके साथ साथ हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन में समझो ग्रेटर देन 20% से ज्यादा वगैरह बढ़ गए तो ऐसे केसेस में भी हम लोगों को पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह सेट करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग इफ हेमेटोक्राइट डिटरमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि फ्रेंड्स वहाँ पे सीबीसी वैल्यू में समझो एससीटी की वैल्यू वगैरह वहाँ पे नहीं दी है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना रहता है ऐसे केसेस में हम लोगों ने अभी देखा था फ्रेंड्स वहाँ पे समझो इफ हेमेटोक्राइट डिटरमिनेशन इज नॉट पॉसिबल एसबी एस्टिमेशन इज मे बी कैरिड आउट एज अल्टरनेटिव, मतलब वहाँ पे हम लोगों को एससीटी की वैल्यू वहाँ पे नहीं दी है तो हम लोगों को हीमोग्लोबिन को एस्टिमेशन बना के हम लोगों को हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन निकालना रहता है। ये कैसे निकालना है अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि हीमोग्लोबिन को मल्टीप्लाइड बाय 3 करना तो हम लोगों को हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो एसबी हम लोगों को जरा सा एसबी हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन से भी हम लोग एससीटी की वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हेमेटोक्राइट जो है हेमेटोक्राइट शुड बी डिटरमाइंड डेली फ्रॉम द थर्ड डे अंटिल द टेम्परेचर रिमेन्स नॉर्मल फॉर 1 to 2 days, मतलब वहाँ पे हम लोगों को जरा सा डे थर्ड से पेशेंट को जरा क्या है ये सीबीसी वैल्यू वगैरह डेली रूटीनली चेक करना चाहिए हेमेटोक्राइट है प्लेटलेट है कि जरा सा डे थर्ड को पेशेंट को कम से कम 7 से 8 दिन तक के पेशेंट को डेली सीबीसी वगैरह करना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हेमेटोक्राइट शुड बी डिटरमाइंड डेली फॉर डे थर्ड अंटिल द टेम्परेचर रिमेन्स फॉर नॉर्मल 1 to 2 days तक पेशेंट को मतलब यहाँ पे देखना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू सर जैसे कि ग्रेड 1 फीवर में है ग्रेड 1 और ग्रेड 1 में और या फिर ग्रेड 1 डेंगू फीवर है फिर ग्रेड 1 डेंगू हेमोरेजिक फीवर में हम लोगों को प्रॉपर तरीके से पेशेंट को हाइड्रेशन करना ही करना रहता है, उसके साथ साथ क्लोजली मॉनिटरिंग करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे पेशेंट को समझो प्लेटलेट वगैरह 1 लाख से कम रहते तो पेशेंट को क्या रहता है वहाँ पे ग्रेड 2 की ट्रीटमेंट वगैरह देने स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब वहाँ पे पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा प्लेटलेट वगैरह समझो 1 लाख से कम होते हैं, मतलब वहाँ पे हम लोगों को ग्रेड 2 मतलब वहाँ पे ग्रेड 2 सेकंड के ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए। सो ग्रेड सेकंड में ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या है, ये इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह हम लोगों को जरा सा देना रहता है ऐसे केसेस में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह कौन से देने रहती है, ये भी हम लोग धीरे धीरे अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ग्रेड 2 हिमोरेजिक फीवर या फिर वहाँ पे डेंगू फीवर की। सो ग्रेड 2 के फीवर में ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या करना है जैसा अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट का जैसा प्लेटलेट वगैरह डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इसको अर्ली हम लोगों को इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह देने चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ग्रेड 2 हिमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू फीवर में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या क्या देना जैसा देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेड 2 में क्या क्या होते हैं जरा सा सिम्टम्स में पेशेंट को जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। एनी पर्सन हु हैव डेंगू फीवर और विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख वगैरह है, ठीक है। मतलब प्लेटलेट वगैरह लेस देन 1 लाख है, तो हम लोग वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और यहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सुलेशन वगैरह है, हीमोकॉन्सुलेशन है, प्रेजेंस विद अब्डोमिनल पेन। इसके साथ साथ सब लोग पेशेंट में क्या होता है